अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। सड़कों पर लगातार रोका गया है। कमेटी द्वारा भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और छतों पर जो जर्जर भवन है स्पष्ट रूप से उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया। किसी को अधिकार नहीं है ये बताने का कि मैं अपनी छत पे क्या करूं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चल रहे कठुआ एनकाउंटर केस की, 3 आतंकवादियों की मौत और 4 पुलिस अधिकारियों की शहादत। कठुआ के जंगलों में आखिर हुआ क्या? आतंकी किस रास्ते से भारत में घुसे? किन लोगों ने उन्हें जंगल में देखा और कैसे अपना ऑपरेशन शुरू हुआ? एक एक सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलेंगे सुप्रीम कोर्ट भी, जहां सुनवाई हुई कि दिल्ली के कैश कांड वाले हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर लिखी जाए या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जजों को इम्यून नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इन हाउस इंक्वायरी पर भरोसा करिए। इस खबर के साथ बात करेंगे ईद और जुमे की नमाज पर हो रही सियासत की और पुलिसिंग की। कुणाल कामरा, कॉमेडियन कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत, पास्टर बजिंदर सिंह को सजा और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की बात भी करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप पहले देखिए। ये तस्वीरें म्यांमार और थाईलैंड से आई हैं। 28 मार्च को म्यांमार में भूकंप के बेहद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। असर पहुंचा म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड तक। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने बताया कि भूकंप का केंद्र म्यांमार के मंडाले शहर के पास 10 किलोमीटर की गहराई में था। म्यांमार में आए भूकंप के तगड़े झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुआ। भूकंप की वजह से बैंकॉक में पूरी तरह से लॉकडाउन है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं, शेयर बाजार थम गए हैं, एयरपोर्ट और सबवे भी बंद हो गए हैं। थाईलैंड में भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग लापता अभी बताए जा रहे हैं। So much of tension all around. You can see all the cracks. All of us are sitting out hungry. There's small kids who are very scared and they're crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. जब ये अर्थक्वेक आया उस वक्त हम लोग इंडिया सेंटर में थे, जिसमें इंडिया एजुकेशन फेयर लगाया हुआ था। उस वक्त वो जो हमारा बिल्डिंग था बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। कोई बोल रहा था क्या हो रहा है, पानी की बोतल हो रहा है, गिर रहा था। और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। ये सीवियरिटी बहुत ज्यादा ही थी इस अर्थक्वेक की और सब लोग डरे हुए थे और हम लोग भी डरे हुए थे। हमारे एक फ्रेंड है, उनका ऑफिस है नेपिटो में, उसका छत गिर गया। हमारे घर में हमारे एक है बंदे, उनके हैं जो लड़की नौकरी काम करती है, उसका गांव में उनका घर गिर गया। नुकसान तो हुआ है कि मंडले में एक ग्रेट वॉल करके एक होटल था, वो टेढ़ा हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे आज गिरेगा कल गिरेगा। म्यांमार के मंडाले शहर में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ शहर के कई मंदिर और बौद्ध स्थल टूट गए हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस पोस्ट किए गए हैं जिसमें म्यांमार के मंडाले में भारी तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन वीडियोस में मांडले शहर की सड़कों पर ढही हुई इमारतें और बिखरा हुआ मलबा दिख रहा है। हालांकि रॉयटर्स ने इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं की है। विस्तार से इस खबर की जानकारी के लिए आप आज का दुनियादारी देख सकते हैं। ये खबर यहीं तक। अब कठुआ एनकाउंटर की बात करते हैं। कठुआ यानी जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पड़ने वाला जिला। नक्शे पर आपको कठुआ में लगने वाला सानियाल गांव दिखेगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर है। इसी सानियाल गांव के पास जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 27 मार्च से मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 3 आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए। इनमें से 3 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं: जसवंत सिंह, तारिक हुसैन, बलविंदर सिंह।
इस खबर के आप तक पहुंचने तक चौथे पुलिसकर्मी के नाम के बारे में पक्की सूचना अभी नहीं मिली है। खबरों के मुताबिक ये सभी जवान सूबे की पुलिस की सब डिवीजन पुलिस ऑफिस बॉर्डर में तैनात थे। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दफ्तर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तो ये हो गया अब तक का घटनाक्रम। अब सवाल ये कि इस मुठभेड़ की पृष्ठभूमि क्या है। 23 मार्च की तारीख में आपको जाना होगा। इस दिन सानियाल गांव में रहने वाले गणेश और उनकी पत्नी ज्योति जंगल से जलाने की लकड़ी बीनने गए हुए थे। उन्होंने देखा कि आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद लोग जंगल पार कर रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान की सीमा पास में है तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने सीधे सुरक्षा बलों से संपर्क किया। शुरुआती जांच के बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक नया ग्रुप भारत में एंट्री कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट से जुड़े हुए हैं और एंट्री करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले हिस्से का इस्तेमाल किया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान जमीन यानी लैंड पर 2 तरह की सीमाएं साझा करते हैं। एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, आप LOC नाम से जिसको जानते हैं। भारत की आज़ादी और विभाजन के बाद नए बने देश पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया। 1948 में दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। इसके नियमों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अपनी उस समय की पोजीशन पर रुक गईं। जिस जगह वो रुकी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्योंकि पाकिस्तान की सेनाएं भारत में अंदर तक आ गई थी, इसलिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल भारत की सीमा के भीतर बना और भारत के जम्मू और कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। चूंकि आज भी ये हमारे लिए एक युद्ध का मोर्चा है तो यहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती रहती है। और दूसरी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो राजस्थान से शुरू होकर जम्मू के अखनूर और चांब तक जाती है। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान गश्त करते हैं। गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हीरानगर सेक्टर से आतंकी 23 मार्च के दिन भारत में घुसे। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात की कमान में आर्मी और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इंडियन एक्सप्रेस में अरुण शर्मा की रिपोर्ट छपी है जो कहती है कि सर्च टीमों ने 2 दिशा में काम शुरू किया। एक टीम ने कठुआ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की ओर बढ़ना शुरू किया तो एक टीम ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के आसपास सर्च शुरू किया। 7 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ हुई। शुरुआती जांच में टीमों को पता चला कि आतंकियों ने सानियाल के एक परिवार को अगवा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे थे। हम अपनी खेती में गए। हमारी खेती के पास जंगल है। जंगल में हमने लकड़ी काटी थोड़ी, 2-4 लकड़ी और चाहिए। थोड़ा आगे गए, जैसे ही आगे गए 5 उग्रवादी बैठे उधर, आतंकवादी 5 थे। 3 ने इनको पकड़ लिया। आपके पति को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा मैंने आवाज दी कि क्या हुआ भाई। बोला भाई आओ लकड़ी खींचनी है बाहर। पति बोले आओ अंदर, लकड़ी खींचनी है बाहर, लकड़ी बाहर ही है। मैं जैसे ही आगे गई, एक ने जहाँ से पकड़ा, दोनों ने बाजू पकड़ी। आपको भी पकड़ लिया? नहीं, इनको ही पकड़ा था। आपके पति मैं थोड़ी पीछे थी। पति जैसे दीवार है ना, दीवार जितना फैसला था। तो हथियार थे उनके पास? बंदूकें हथियार थे। एक ने हथियार ऐसे छोड़ा था। हथियार आपके पति के? हाँ, बाकी वालों के हथियार मैंने नहीं देखे। पीठू पहने, इतना दाढ़ा, काले कपड़े, कमांडो वाले कपड़े थे। तो भाषा कौन सी बोल रहे थे? मेरे साथ उन्होंने डोगरी बोली, मतलब पंजाबी में बात कर रहे? पंजाबी में। उन्होंने बोला मैंने बोला भैया इनको छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, हम सीधे चले जाएंगे, हम लकड़ी भी नहीं लेंगे जहाँ से। उन्होंने बोला माँ जी हम नहीं मारेंगे आपको, हमारी बात सुनो, हमारे पास आओ। मैं 2 कदम आगे गई। जैसे ही आगे गई मेरे पति का इशारा आया मेरे को, फिर भाग जाओ, दौड़ जाओ। मैं उधर से दौड़ के आई, उग्रवादी मेरे पीछे आया। भाग कर पीछे आया? 5 मिनट उसने मेरे साथ दौड़ की, आगे मैं पीछे हूँ। उसने बोला मैं आपको नहीं जाने दूंगा, गोली से मार दूंगा। मैंने अपने मन ही मन बोला कि गोली अगर बजेगी तो खेत में मरूंगी, जंगल बीच नहीं मरूंगी। किसी को क्या पता कि हम जंगल में मर गए हैं, कोई ढूंढेगा तो खेत में मिल जाऊंगी। और मैंने ना थोड़ी आगे दौड़ते आई, वो पीछे मुड़ गया। मेरे को नहीं पता उसको फोन आया या कैसे वापस चला गया वो। मैं आगे चिल्लाई जोर जोर से। तो आपके पति भी ऐसे भाग कर? पति को उधर ही पकड़ा था। पति को बाद में छोड़ा उसने, भाई जाओ जो लेडीज गई है उनको पकड़ कर लाओ।
फिर इनको छोड़ दिया। इन्होंने बोला मेरी पत्नी नहीं है, वो कोई गांव की लड़की है। इसके बाद क्या हुआ? 24 मार्च को सुरक्षा बलों को जंगलों से M4 कार्बाइन राइफल की एक मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिली। 25 मार्च को जंगलों से 2 हैंड ग्रेनेड और M4 कार्बाइन राइफल की कुछ खाली मैगजीन बरामद हुई। 27 मार्च को सानियाल गांव से 30 किलोमीटर दूर जंगलों में सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों के ग्रुप से हुआ। मुठभेड़ शुरू हो गई जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इस ऑपरेशन के बारे में और जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। और सुरक्षा बलों की कई सारी टीम्स जो हैं वो जंगल के इलाके में गए हैं और लगातार वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो आतंकवादी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। फिलहाल इस आतंकवाद विरोधक अभियान में एक बहुत बड़ा अपडेट है। एक और आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और इस पूरे ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, जबकि बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी अभी भी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है, क्योंकि ये जो यहाँ का जो भूगोल है ये काफी जटिल भूगोल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऐसे इलाकों में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी मुश्किल होता है, काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए सुरक्षा बल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आतंकवादी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं वो यहाँ से भागने में सफल ना हो। देश के नागरिकों को भरोसा है कि अगर सुरक्षा बलों की उंगलियां बंदूक की ट्रिगर पर हैं तो देश सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा बलों की चिंता अलग है। वे हर हाल में घुसपैठ रोकना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़, सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ और तमाम बरसाती नदियां उनका ये काम मुश्किल कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आर्मी और BSF का काम मिला जुला होना चाहिए। इस बात को और बेहतरी से समझाने के लिए हम आपको साल 2024 में प्रकाशित अपने साथी सिद्धांत मोहन की रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं, जहां पुलिस और आर्मी अधिकारियों ने हमसे घुसपैठ रोकने के तरीकों पर बात की थी। उसमें क्लैरिटी जब नहीं होती है तो हर एक फोर्स अपने एरिया से शिफ्ट करके दूसरे एरिया का नाम लेता है। तो जब कश्मीर में इंटेंसिटी ज़्यादा थी इंसिडेंट्स की, तब ये भी एक बात चली थी कि ये साउथ पीर पंचाल से आते हैं या पंजाब से आते हैं या नेपाल से आते हैं। अब जम्मू में हो रहा है, जम्मू रीजन में, तो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और LAC भी है। तो कई बार टेंडेंसी ये रहती है कि अपने एरिया का वो कहते हैं कि जी हमारे से नहीं हुई है। And that is probably because they don't see the terrorists. You have to have a unified command. You can't have different groups which are reporting to different ministries. ये भी नहीं है कि सब Ministry of Defense को report करते हैं. So you have some people reporting to Ministry of Home Affairs. You have the Army reporting to Ministry of Defense. And when you have people reporting to different ministries, there is obviously going to be some coordination issues. You are right. I mean, this will be in a standard sort of स्टोरी कि जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो आर्मी से IB सेक्टर से हो रहा है, IB सेक्टर में BSF है, वो बोलती हैं नहीं ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल से हो रहा है। इट वुड बी गुड। आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे काफी अपनी सब टर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इट वुड बी गुड इफ दे कैन बी अ यूनिफाइड कमांडर। इस रिपोर्ट में हमने ये बताने की कोशिश भी की है कि कैसे आतंकी घटनाओं का फोकस अब कश्मीर से, घाटी से हट करके जम्मू की ओर चला आया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर यह रिपोर्ट देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर। अब बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के केस की। केंद्र सरकार ने आज आधिकारिक आदेश जारी करके जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने पर मुहर लगा दी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर भी सुनवाई हुई जिसमें जस्टिस वर्मा पर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका डाली थी एडवोकेट्स मैथ्यूज नेदुम्पारा और हेमाली सुरेश कुरने ने। बेंच थी जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की। और आज पहली सुनवाई के बाद ही बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए बेंच ने कहा, CJI संजीव खन्ना इस मामले को देख रहे हैं। इन हाउस कमेटी की जांच चल ही रही है। अगर जांच रिपोर्ट में कुछ गलत निकल कर आता तो FIR का आदेश दिया जा सकता है। यहाँ तक कि मामला संसद को भी रेफर किया जा सकता है। अभी इस याचिका को कंसिडर करने का सही वक्त नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने केरल के एक केस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ पॉक्सो के तहत आरोप लगे थे। पुलिस उस जज के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं कर पाई थी। जांच का काम कोर्ट का नहीं है, ये पुलिस को ही करना चाहिए। इन हाउस कमेटी कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी इसका कोई कानूनी हक इसको नहीं मिले हुए हैं। ये बॉडी आपराधिक मामलों की जांच नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं ने साल 1991 के भारत महासंघ बनाम
के वीरास्वामी केस का उल्लेख किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के पहले देश के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी चाहिए। तो जस्टिस वर्मा के केस में याचिकाकर्ताओं ने 1991 वाले फैसले को चुनौती भी दी और कहा कि यह फैसला जजों के एक वर्ग को क्रिमिनल लॉ से इम्यून बना देता है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कहा कि देश की जनता बहुत सारे सवाल पूछ रही है, मसलन 14 मार्च के दिन जब कैश पाया गया तब एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, किसी तरह की जब्ती या कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस पूरे स्कैंडल को सार्वजनिक करने में 1 हफ्ते का समय क्यों लगा। इन तर्कों पर जस्टिस ओका ने कहा कि उनकी बेंच इस मामले में अभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक बार इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सीजीआई के सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं। इस पर एडवोकेट नेदुम्पारा ने फिर वही बात दोहराई कि आम लोग लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। इसके जवाब में जस्टिस ओका ने कहा, आम लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में इस तरह के मामलों से निपटने के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं और ऐसा करने की वजह भी हैं। हमने कानून के जानकारों से बात की, कुछ ने कहा कि अगर जस्टिस वर्मा पर एफआईआर का आदेश दे दिया जाता तो आगे जजों पर पुलिस केस करने का रास्ता खुल जाता। कुछ ने कहा कि न्यायिक जवाबदेही भी जरूरी है। इसका जवाब देने से पहले हमको इसके बैकग्राउंड जानना जरूरी है। संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर को ही इस तरह की संवैधानिक सुरक्षा मिली है। आईपीसी और जो नया बीएनएस कानून है उसमें ये प्रावधान है कि जजों के खिलाफ ऑफिशियल मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते हैं, लेकिन करप्शन का या पर्सनल मसला हो तो मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसके अनुसार ऐसी किसी सीआरपीसी के 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले चीफ जस्टिस की परमिशन जरूरी है। तो जो ये पीआईएल हुई थी, इस पीआईएल के तहत वो आदेश देना मुश्किल था, क्योंकि जब तक वो पुराना जजमेंट रिव्यू नहीं हो, और रिव्यू करने के लिए एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनानी पड़ेगी, और उसके क्योंकि प्रशासनिक आदेश से निर्णय नहीं लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रशासनिक आदेश से जो उन्होंने इन हाउस से पूरा एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके तहत इन हाउस कमेटी के बारे में प्रावधान किया गया था इम्पीचमेंट के पहले। लेकिन जजों के जो प्रोटेक्शन मिला है, जुडिशियल ऑर्डर से मिला है, तो जुडिशियल ऑर्डर का रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से या लार्जर बेंच से ही हो सकता है। इसलिए इस पीआईएल से उसका रिव्यू होना मुश्किल था, या तो नोटिस होने के बाद जवाब होता। दूसरी एक ज़रूरी बात कि जिस इन हाउस कमेटी की बात की जा रही है, उस इन हाउस कमेटी की जांच में पुलिस और दूसरे विशेषज्ञ पहले से ही अपनी पूरी एक उसमें उनका एक्सपर्ट एक असिस्टेंस मिल रही है। इसलिए मोटे तौर पर ये इन हाउस जांच नहीं है, ये एक 3 जजों के सुपरविजन में एक एसआईटी जांच बोली जा सकती है, जिसके भीतर पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां जजों की मदद कर रही हैं। एक अपडेट जस्टिस वर्मा पर चल रही इन हाउस इंक्वायरी का भी आया है। खबरों के मुताबिक जस्टिस वर्मा को आज 3 जजों की जांच कमेटी के सामने पेश होना था। इस पेशी में क्या हुआ, सुनते हैं पत्रकारों से। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त 3 जजों की कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के मामले की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में जस्टिस वर्मा को कमेटी के सामने पेश होना था। सूत्रों का कहना है कि कमेटी के 3 जज के वहां पर उपस्थित न होने की वजह से जस्टिस वर्मा ने आज तो कमेटी के आगे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, क्योंकि 2 ही जज वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूर करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला तो कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक निर्देश दिया है कि उनका तबादला तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई न्यायिक कार्य ना दिया जाए। यानी कुल मिलाकर दिल्ली हाई कोर्ट से 2 जज, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस चंद्रधारी सिंह, जो मूल रूप से दोनों ही जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले जज नियुक्त हुए, यानी उनका पेरेंटल हाई कोर्ट इलाहाबाद है, उनकी घर वापसी हो गई है। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश तो पिछले हफ्ते की गई थी, लेकिन जस्टिस सीडी सिंह यानी जस्टिस चंद्रधारी सिंह के वापस तबादले की सिफारिश पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में की गई थी। लेकिन अब दोनों जज एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। इसमें यह अलग बात है कि जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्यों से विरत रखा जाएगा जब तक जांच में उनकी क्लीन चिट की रिपोर्ट ना जाए, और अगर जांच में उन्हें दोषी पाया जाता है यानी आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद 2 रास्ते होंगे, या तो जस्टिस वर्मा इस्तीफा दें या फिर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
इस खबर में बात ईद और अलविदा के जुमे पर होने वाली नमाज की करेंगे और बात करें उसके पहले ये तमाम वीडियोस आप देखिए। 28 मार्च 2025 यानी रमज़ान का आखिरी जुमा। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अलविदा की नमाज अदा करते हैं, यानी बीतते रमज़ान को अलविदा कहना और फिर आने वाली ईद की तैयारियों में लगना। लेकिन इस बीच अलग अलग किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। जगह जगह फ्लैग मार्च होने की खबर, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाए जाने की खबर और पासपोर्ट और ईद की छुट्टी कैंसिल करने की भी खबर। और बात शुरू करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक ऐलान से। बोर्ड ने 27 मार्च की रात से एक बयान जारी किया। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई। साल 2025 का वक्फ संशोधन बिल एक गहरी साजिश है जिसका उद्देश्य मुसलमानों को उनके धार्मिक महत्व की चीज़ों से बेदखल करना है। इसलिए अपील है कि अलविदा की नमाज के दिन अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद आएं और अपने आक्रोश का मौन प्रदर्शन करें। इस अपील का छिटपुट प्रभाव अलग अलग इलाकों में देखा भी गया, जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा की। अब पुलिस के आदेशों की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश से बात शुरू करते हैं। जुमे और ईद के मद्देनजर प्रदेश के 42 जिलों में 1000 से ज़्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। नमाज के दौरान इन हॉटस्पॉट से यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है इन हॉटस्पॉट पर, और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले संभल में प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। कहा है कि लोगों को सड़कों और अपने घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने 27 मार्च को कहा कि पारंपरिक तरीके से नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन छतों पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पूरी आरएफ, आरआरएफ, पीएससी और सिविल पुलिस बल तैनात है जी। सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू है और सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से गलियों पर सभी संदिग्ध स्थलों पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अशांति नहीं है। पूर्णतः शांति के साथ नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। कुछ सामान्य है, लेकिन स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, कहीं भी अशांति न हो। अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट डाले तो भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही किसी ने कोई भी अन्यथा कोशिश की तो भी की जाएगी। तो यानी सोशल मीडिया पे भी नजर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नजर लगातार रखे हुए है। भड़काऊ पोस्ट पाए जाने पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर लगातार रोका गया है। कमेटी द्वारा भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और छतों पर जो जर्जर भवन है स्पष्ट रूप से उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ जाने पर दुर्घटना घटित हो सकती है। अपने घरों से तो लेकिन नमाज अदा की जा सकती है। बिल्कुल, ये किसी को भी मना नहीं किया गया है। संभल पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कार्रवाई किस तरह से होगी और किस तरह की होगी, लेकिन मेरठ पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। यहाँ के अधिकारियों ने 26 मार्च को एक आदेश जारी किया। कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने की मंजूरी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ उसका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। आपने अधिकारियों के आदेश सुने, अब नेताओं को सुनते हैं। संभल में लगातार एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है, एक मजहब के खिलाफ काम करने की कोशिश हो रही है। हम वहां पर गए थे, हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां गया था। वहां पर इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरह के माहौल को बनाकर रखना चाहते हैं। तो और किसी को अधिकार नहीं है ये बताने का कि मैं अपनी छत पे क्या करूं। तो रही बात नमाज को सार्वजनिक तौर से रोकने की, तो ये जो सरकार है ये लगातार इस देश के फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा त्योहार है जो सड़क पे नहीं मनता। आप होली की बात कर लीजिए, आप कावड़ यात्रा की बात कर लीजिए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, बल्कि सब लोग अकोमोडेट करते हैं, सम्मान करते हैं। कावड़ शिविर कई मुसलमान लगाते हैं जब कावड़ी हमारे क्षेत्र से निकलते हैं, तो सब एक दूसरे के मजहब का, ट्रेडिशन का सम्मान करते हैं। नमाज से भी लोगों को आपत्ति नहीं है। ये सरकार जबरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें ला रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ।
उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ की नायब सिंह सैनी सरकार ने पहली बार राज्य में ईद की गजेटेड छुट्टी रद्द कर दी है, यानी सबको छुट्टी नहीं मिलेगी। 31 मार्च की छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बदल दिया गया है, यानी अप्लाई करने वालों को कारण समेत ही छुट्टी मिल सकती है। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में हवाला दिया गया है कि 31 मार्च के दिन मौजूदा वित्त वर्ष की क्लोजिंग है, 29 और 30 मार्च को वीकेंड है, ऐसे में 31 मार्च की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सर एक ही त्योहार, और मैं आपसे क्या बोलता हूँ, ये कल नो ब्रिटिश सर, ये पूरा हिंदुस्तान में मनना है, कोई यही थोड़ी की 31 मार्च। एक मिनट, मैं कुछ बता रहा हूँ। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार, फिर इतवार, फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए RH किया है उसने। अब बिहार की बात करते हैं। यहाँ पुलिस के आदेश से ज्यादा बयानों की चर्चा है। सुपौल की छातापुर विधानसभा से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बिहार में सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी, अगर जगह उपलब्ध नहीं है तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ी जाए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है, और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। राजनीतिक विरोधियों ने भाजपा विधायक के बयान का जवाब भी दिया है। अब बात दिल्ली की करते हैं। यहाँ पर सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा यहाँ भी पहुँच गया है। दरअसल शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक हैं करनैल सिंह, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्तफाबाद से भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेताओं ने। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। ये नेता लोग हैं, बयान देते रहेंगे, पर आप हर्षोल्लास और अमन की उम्मीद के साथ ईद मनाइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात कुणाल कामरा की। मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में कामरा को अग्रिम जमानत मिल गई है। यह अग्रिम जमानत 7 अप्रैल तक लागू है। कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। FIR में अशांति फैलाना और मानहानि की धाराएं लगाई गई थी, लेकिन कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तमिलनाडु के रहवासी हैं। उनके वकील V सुरेश ने याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। कामरा को जान से मारने की धमकियों का हवाला दिया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुंदर मोहन ने कहा कि पहली नज़र में वो इस बात से सहमत हैं कि राहत पाने के लिए कामरा महाराष्ट्र की अदालतों का रुख नहीं कर पा रहे हैं। कुणाल कामरा ने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मांगी थी, यानी जब वो मामले की जांच के लिए यात्रा करें तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अगली सुर्खी में बात केंद्र सरकार के एक फैसले की। मोदी कैबिनेट ने 28 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता यानी DA 2% बढ़ाने का ऐलान किया है। मतलब अब केंद्रीय कर्मचारियों का DA 53 से बढ़कर के 55% हो जाएगा। इसी तरह पेंशनर्स का महंगाई राहत भत्ता भी 55% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की गई है। इससे पहले आखिरी बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 में बढ़ाया गया था। तब ये भत्ता 50 से बढ़कर 53% किया गया था। अब जो 2% की बढ़ोतरी हुई है वो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 53% DA के हिसाब से उसे 26,500 रुपये महंगाई भत्ते के तौर पर मिल रहे थे। अब ये रकम 27,500 हो जाएगी।
हाल फिलहाल में सांसदों की भी सैलरी बढ़ाई गई है। आप जानते हैं उनकी बेसिक सैलरी में 24% का इजाफा हुआ। मौजूदा सैलरी उनकी 1 लाख रुपए थी उसके पहले, और अब वो 1,24,000 रुपए हो गई है। सांसदों के लिए ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। मतलब उन्हें 31 मार्च तक लगभग 5.25 लाख रुपए का बकाया भी मिलेगा, अरियर भी मिलेगा। इसके अलावा सांसदों के दैनिक भत्ते और मंथली पेंशन में भी इजाफा किया गया है। अगली सुर्खी में बात वायरल पास्टर बजिंदर सिंह की। मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत 1 अप्रैल को मामले में विवादित पादरी को सजा सुनाएगी। बजिंदर अंतिम सुनवाई के लिए 6 अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पॉक्सो अदालत में शुक्रवार को पेश हुए। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। केस क्या है? पंजाब में कस्बा है जीरकपुर, ये चंडीगढ़ से सटा हुआ है। साल 2018 में यहाँ की रहने वाली एक महिला ने बजिंदर के खिलाफ FIR लिखवाई। कहा कि बजिंदर ने महिला को मिलने के लिए बुलाया, बहाना दिया कि वो महिला को साथ लंदन लेकर के जाएगा। महिला से एक ढाबे में मुलाकात हुई, वहां से बजिंदर महिला को अपने मोहाली स्थित आवास ले गया। बजिंदर ने पीड़िता को अपनी सिक्योरिटी टीम से मिलवाने के बहाने घर के अंदर बुलाया और आरोप है कि रेप किया। महिला ने FIR लिखवाई, आरोप लगाया कि बजिंदर ने उसके वीडियो भी बनाए थे और वो पैसों के लिए ब्लैकमेल भी करता था। FIR में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को भी नामजद किया गया। IPC की धाराएं 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 लगाई गई। इस केस में बजिंदर को दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। 2 महीने में बजिंदर जेल से बाहर आया, सुनवाई चलती रही और आज वो दोषी घोषित किया गया। अगली सुर्खी में बात शायर और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज की गई FIR को खारिज कर दिया। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है और गुजरात पुलिस को इसका ख्याल रखना चाहिए था। बेंच ने कहा कि जिनकी भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती हैं, ऐसे इनसिक्योर लोगों के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत केस दर्ज नहीं किया जा सकता। बता दें कि BNS की धारा 196 2 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले अपराधों की बात करती है। ये मामला क्या है, कुछ जानने के लिए ये वीडियो आप देखिए। खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई। जनवरी 2025 इमरान प्रतापगढ़ी इस महीने गुजरात के जामनगर पहुंचे हुए थे। एक शादी में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद एक रील अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। इस रील में बैकग्राउंड में जो गीत सुनाई दे रहा था, सारी लड़ाई उस पर ही है। गीत के बोल, ए खून के प्यासों बात सुनो। गुजरात पुलिस ने इस रील के आधार पर FIR लिखी, भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई। कौन कौन सी धाराएं? धारा 196 धर्म, जाति, बर्थ प्लेस, रेजिडेंस और भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। धारा 197 राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना। 299 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना। 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना। 57 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को अपराध के लिए उकसाना या समर्थन देना। मामले की सुनवाई हुई और 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। आज फैसला आया तो कोर्ट ने कहा पुलिस का काम है कि वो लोगों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करे। जो लोग छोटी से छोटी आलोचना को अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी शिकायतों को इतना तूल नहीं देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमारे संविधान में बहुत वैल्यू मिली हुई है। जांच अधिकारी को एक प्राइमरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई केस बन भी रहा है या नहीं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिग के डॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।